बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में पढ़ा था। अपन ने ये जाना था कि किस प्रकार राज्य किस आधार पर आत्मनिर्णय की मांग करने लगते हैं और फिर बाद में अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति की रक्षा के नाम पर अपने जो कहें कि उनका धर्म है, जो उनके रीति रिवाज हैं, उनकी रक्षा के नाम पर फिर से आत्मनिर्णय की मांग उठाने लगते हैं। इन सब बातों को पढ़ने के बाद आज अपन जानेंगे कि क्या है राष्ट्रवाद और बहुलवाद, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाए, किस तरह से या फिर क्या इस तरह की नियम प्रक्रिया अपनाई जाए कि ये आत्मनिर्णय की मांगें ना उठें और हम एक एकीकृत एकताबद्ध सूत्रबद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएं। चलिए जानते हैं आगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन ने बात की थी, पहले अपन राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बारे में समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद तो पिछली वीडियोस में अपन ने काफ़ी बार जान ही लिया था कि क्या होता है राष्ट्रवाद। थोड़ा सा बहुलवाद के बारे में और जान लेते हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान का ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिसके बारे में आप आने वाली कक्षाओं में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ अपने इस टॉपिक से रिलेट करने के लिए थोड़ा सा मोटा मोटा ये जान लीजिए कि बहुलवाद का मतलब है जितने भी समुदाय हैं अपने समाज के अंदर, जितने भी समुदाय या जितने भी समूह हैं, उन सभी को समान प्रतिष्ठा, उन सभी को समान मान्यता। इस तरह का मतलब अपन यहाँ बहुलवाद से ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अपन ने जाना था एक संस्कृति एक राज्य, और फिर अपन ने ये भी जान लिया था कि मांग उठी थी राष्ट्र राज्यों के निर्माण की एक संस्कृति एक राज्य के आधार पर। फिर अपन ने जान लिया था कि इस आधार का कोई तुक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इस आधार पर बनने वाले राष्ट्र स्थायी नहीं हो सकते, सुरक्षित नहीं हो सकते, और कहीं की एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाला त्याग किया अपन ने। इसका एक संस्कृति एक राज्य वाली जो अवधारणा है, इसका त्याग करने के बाद अब हमें तरीका ढूंढना होगा कि भाई क्या आधार हो फिर राष्ट्र के निर्माण का। तो ये तरीका ढूंढने के लिए हमें क्या करना है कि विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। क्यों अब और राष्ट्रों का निर्माण करना है, क्यों अब और बंटना है, क्यों अब और टुकड़ों में टूटना है। क्यों ना हम लोग जहाँ जैसे रह रहे हैं, जितने राष्ट्र हैं, वहाँ हम कोशिश करें कि हम सब लोग विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न धर्म, विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले लोग एक साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे के विकास में अपना सहयोग दें, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की उन्नति में हम एक दूसरे के सार्थक साथी बने। तो ऐसा कैसे हम करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए हमें करना होगा कि अल्पसंख्यक जो भी समुदाय हैं हमारे देश में, उनकी पहचान को स्वीकार करना होगा। भारत देश का एग्जाम्पल लें। भारत देश ने 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान के तौर पर अपनी एक पहचान और मान्यता दे रखी है, जिसमें पारसी आता है, ईसाई आता है, बौद्ध हैं, जैनी हैं, मुस्लिम है। तो इस तरह से मतलब कि 6 समुदाय हैं भारत में जिनको दर्जा दिया गया है अल्पसंख्यक समुदायों का। तो उनकी पहचान को हमें स्वीकार करना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हाँ, उनका धर्म अलग है, हाँ, उनके रीति रिवाज अलग हैं, और वो भी उतने ही अच्छे हैं जितने कि हमारे। ये कोई अंतर नहीं होता कि उसको मानने वाले लोग कम हैं और इधर मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो उनका जो धर्म है वो भी उतना ही अच्छा, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा धर्म है। तो उनकी संस्कृति के प्रति, उनके धर्म के प्रति, उनके भाषा के प्रति, हम उनकी पहचान के प्रति एक स्वीकृति अपने मन में लेकर आए। हम उनको वैसा ही स्वीकार करें जैसे वो हैं, जैसे उनकी संस्कृति है। दूसरा, अल्पसंख्यकों की जो पहचान और संस्कृति है उसको संरक्षण दिया जाए। हम सभी लोग ना केवल उसको स्वीकार करें, बल्कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारे जो शासन व्यवस्था है, हमारी जो सरकारें हैं, वो कुछ ऐसा प्रावधान भी करें कि उनकी संस्कृति का संरक्षण हो सके। कोई अलगाववादी भावनाओं वाला कोई व्यक्ति या कोई समूह है, कोई उत्पाती भावनाओं वाला व्यक्ति या समूह है, उनकी उस संस्कृति को, उनकी उस मान्यता को नुकसान ना पहुंचा पाए। मतलब कानूनन उनकी पहचान और कानूनन उनकी संस्कृति का संरक्षण हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हमें करनी होगी। देखो, इसी तरह के कुछ कुछ अधिकार
अधिकार विभिन्न अल्पसंख्यकों को विभिन्न देशों द्वारा दिए भी गए। कि जब हमें ये समझ में आ गया कि इस तरह से एक संस्कृति के आधार पर, एक धर्म के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण करना उचित नहीं है, और आत्मनिर्णय की मांग करने वाले देशों का जो मतलब कि समूह है उनका दमन करना भी एक तरीका नहीं है कि हम उनके मांग को और पूरी तरह से दमन कर दें। क्योंकि जब हम किसी का दमन करेंगे, थोड़े समय के लिए भले ही वो मांग या फिर वो आंदोलन रुक जाए, लेकिन वो बार बार उठ खड़ा होगा, और ये अच्छी बात नहीं है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश की प्रगति के लिए। तो उसका फिर हमने तरीका ढूंढा था कि क्या तरीका है, जो अभी अभी उस तरीके पर अपन ने बात की थी, क्या तरीका था कि उनकी पहचान को हम स्वीकार करें और उनकी संस्कृति को संरक्षण दिया जाए। तो उनकी पहचान को स्वीकार करने के लिए, उनकी संस्कृति को, उनकी पहचान को संरक्षण देने के लिए बहुत सारे देशों ने विभिन्न व्यवस्थाएं की। क्या व्यवस्थाएं की उन्होंने? अल्पसंख्यक समूह और सदस्यों को भाषा, संस्कृति एवं धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षण दिया गया। मतलब कि सभी देशों ने, या फिर वो देश कहें जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं, सभी देश तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे देशों ने अपने संविधान में ही इस बात का प्रावधान कर दिया कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आप अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं, इस बात का आपको पूर्ण अधिकार होगा। ये संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया, जो कि एक राहत की बात रही अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार स्वीकार किया गया। ये वाली बात जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में की थी कि अल्पसंख्यक वर्ग है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, मतदान के आधार पर, ज्यादा मतों के आधार पर चुनाव होने हैं और बाद में व्यक्ति चुने जाने हैं। तो जो अल्पसंख्यक है वो कैसे चुने जाएंगे? तो फिर कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था हो या फिर अन्य कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था हो। बहुत सारे देशों ने इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनका भी देश की शासन व्यवस्था में, उनका भी देश की सरकार में कोई ना कोई प्रतिनिधित्व हो, या कितना प्रतिशत हो, कैसे हो, ये प्रत्येक देश का अपना अलग अलग मसला है। अल्पसंख्यक समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के बतौर भी मान्यता दी। बहुत सारे देशों ने अल्पसंख्यक समुदाय, जो भी उनके राष्ट्र के अंतर्गत, जो भी उनके देश की सीमाओं के अंतर्गत निवास करता है, उसको अपना एक महत्वपूर्ण अंग उन्होंने बताया, उन्होंने उसको अपना एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इससे अल्पसंख्यक जो है उनके मन में जो डर था अपनी संस्कृति के दमन का, अपने धर्म के दमन का, बहुत हद तक उसका निराकरण हो पाया, बहुत हद तक वो लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। और जिन देशों में सच में इन लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया गया, वहां उन राष्ट्रों ने, उन देशों ने विश्वास भी जीतने में सफलता प्राप्त की अल्पसंख्यक वर्ग की। अब अपन जानते हैं कि भारत ने ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं की हैं। भारत ने अपने देश के जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि मैंने बताया 6 समुदायों को भारत ने अल्पसंख्यक कहा है, तो उनके लिए हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हमारे संविधान में एक तो अनुच्छेद 29 और एक अनुच्छेद 30, जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, उसमें एक मौलिक अधिकार हमने दे दिया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। तो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो अधिकार है ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, निभाने का पूर्णतया अधिकार है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता और सामाजिक न्याय के हित में पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई गई थी, उसके अंदर समानता और सामाजिक न्याय के हित में जो भी अल्पसंख्यक थे, पिछड़े हुए थे, उनकी शिक्षा पर विशेष बल देने की बात की गई। 1992 में उसके अंदर 2 बिंदु नए जोड़े गए कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय योजना भी शुरू की गई 1993 और 94 में। और भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास के लिए संविधान द्वारा एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है, जिनका आयुक्त है वो
अधिकारी हैं जिनका आयुक्त नाम है और ये नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान है। तो ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान द्वारा की गई। तो जैसे कि अपन ने देखा कि जब हमने ये वाली मान्यता का त्याग किया, एक संस्कृति एक राज्य, फिर हमने समाधान भी निकाल लिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाए और जो अपने अल्पसंख्यक वर्ग हैं देश के अंदर, उनको अपन कोई विशेष संरक्षण दें, उनको विशेष अधिकार दें, उनको प्रतिनिधित्व दें, उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा की जाए, ताकि उससे वो एक कहें कि सुरक्षित जीवन या फिर सुरक्षित महसूस कर सकें। उनको डर या चिंता ना हो कि कहीं उनके धर्म पर, उनकी संस्कृति पर कोई आंच आएगी या उसका दमन किया जाएगा। इस आधार पर बहुत सारे देशों ने अपने संवैधानिक प्रावधानों के तहत भी, विभिन्न कानून बनाकर भी इस तरह की कहें कि अपन व्यवस्था की, इस तरह के प्रावधान किए। लेकिन फिर भी कुछ समस्या अभी भी बनी हुई है। क्या है वो समस्या? वो समस्या ये है कि अल्पसंख्यक समूहों को हमने मान्यता भी दे दी और संरक्षण भी दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ समूह हैं जो कि पृथक राज्य की मांग पर अडिग हैं। अभी भी कुछ ऐसे समूह हैं जो कि इतना मिलने के बावजूद भी उनको प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है, उनके अधिकारों को, उनकी संस्कृति को, उनके धर्म को संरक्षण भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं, हमें तो अलग राष्ट्र ही चाहिए। और इसके लिए आंदोलन होते हैं, हिंसक आंदोलन होते हैं, उग्र आंदोलन होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। अगली समस्या, प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को अगर हम स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान भी कर दें तो वो अवांछनीय होगा, क्योंकि इतना सब देने के बाद भी वो समूह मान लीजिए कि मांग उठा रहा है स्वतंत्र राष्ट्र की, तो क्या उन सभी मांगों को पूरा कर देना चाहिए? नहीं किया जा सकता, ये अवांछनीय है। और अगर हम कर भी देंगे तो वो इतने छोटे छोटे देश बनेंगे कि वो अपनी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से वो कहीं भी उचित नहीं होगा, वो अपनी राजनीतिक आर्थिक समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पाएंगे, परिस्थितियां और विकट हो जाएंगी। बाद में बात करें, बहुत से ऐसे संघर्ष विद्यमान हैं जो समूह की मान्यता के लिए राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ ऐसे समूह हैं जिनको अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों से कोई मतलब नहीं है, जिनको संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, जिनको कहें कि अपन धर्म की रक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आड़ ले रहे हैं इस चीज की, अपने निज स्वार्थों के कारण, अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण। आतंकवादी अपन एक इसी तरह की बात कह सकते हैं, आतंकवाद को भी अपन इसी श्रेणी में ला सकते हैं कि ये लोग हैं वो राष्ट्रवाद जैसी भावना का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पर या संस्कृति के नाम पर लोगों के अंदर अलगाव की भावना भड़काकर, राष्ट्रवाद का एक आड़ लेकर, मतलब राष्ट्रवाद की आड़ में नाम राष्ट्रवाद का देते हैं लेकिन भावना वो अलगाववाद की भड़काते हैं। तो इस तरह की भावनाएं भड़काकर वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए, कैसे समाधान हो इन समस्याओं का? देखिए, अब हम इसके एग्जाम्पल भी लेते हैं बहुत सारे कि आज भी जब बहुत सारे देशों ने और इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी हैं, अल्पसंख्यक जो व्यक्ति हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, उनको अधिकार दे दिए हैं, फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ अलग अलग देश बनाने की मांग उठ रही है। 2017 में स्पेन का कैटेलोनिया प्रांत और इराकी कुर्दिस्तान, इन्होंने ये कहा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें अलग राष्ट्र बनना है। श्रीलंका में कई सालों तक तमिल देश के लिए संघर्ष चला कि तमिल कह रहे हैं कि हम जो तमिल भाषी लोग हैं, हमें एक अलग राष्ट्र बनाना है, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोग ये चाहते हैं कि उनका अपना एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। चेचन्या में भी अलग देश की मांग लगातार उठ रही है। स्कॉटलैंड का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की भावना रखता है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं, गूगल कीजिएगा और भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, कि जब हमने इसका रास्ता भी निकाल लिया, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपन कहें कि तरह से महत्व भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलग देश बनने की मांग उठ रही है। तो फिर कैसे किया जाए समाधान, क्या किया जाए, इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्या इसके परिणाम निकल सकते हैं और इनका समाधान क्या हो? तो देखिए बच्चों, इस पर अपन को सोचना होगा कि क्या ये लगातार मांग उठ रही है, ये ठीक है? और दूसरी बात, सरकार ने हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने संविधान में इस बात का प्रावधान कर दिया
दिया कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। और मान लीजिए सरकार है वो भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप शासन संचालन कर रही है, लेकिन कई बार प्रक्रिया में ऐसी खामियां होती हैं कि जिन अधिकारों के संरक्षण की बात अपन कर रहे हैं वो हकीकत में शायद लागू नहीं हो पाते या उस रूप में लागू नहीं हो पाते जिस रूप में हो रहे हैं। तो जब इस तरह की मांग किसी भी देश के अंदर उठे कि अलग होना है, अलग राष्ट्र बनाना है, हमारी संस्कृति को खतरा है, हमारे धर्म को खतरा है, तो अपन कहें कि सरकार एक इतना शक्तिशाली एक अंग है हमारे राष्ट्र का कि सरकार अगर चाहे तो इसका तथ्यात्मक रूप से अवलोकन करे। सरकार इस बात का, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इस बात का पता लगाए कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं और ये लोग जो डर मन में लिए हुए हैं क्या वो हकीकत में सही है, क्या वास्तव में जैसा हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इनकी संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जितने इनको अधिकार मिलने चाहिए, क्या हकीकत में ये इनको मिल रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई खामी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में रह रही है। जब इस बात का पता लगाया जाएगा तो निसंदेह कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में खामी रही है, अगर अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी स्तर पर इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित हुआ है कि उनकी निष्ठा में कमी आई है, तो सरकार तुरंत उसको पूर्ण कर सकती है, उस खामी को सुधार सकती है। और उसके बाद अगर मान लीजिए तथ्य कुछ ऐसे निकल कर आए कि अल्पसंख्यकों को सुनिश्चित जो अधिकार हैं वो मिल रहे हैं, उनको अपनी जो संस्कृति है उनका संरक्षण हो रहा है, उनको उचित प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है, उसके बावजूद केवल राष्ट्रवाद की आड़ में कुछ समूह है निज स्वार्थों के कारण इस तरह की भावना भड़का रहे हैं, तो फिर ऐसी भावना भड़काने वाले समूहों के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति बरतना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी मांगों के कारण टुकड़ों में बिखर जाना, टूट जाना कहीं भी बुद्धिमत्ता नहीं है। तो ये था कि अपन किस प्रकार से राष्ट्रवाद और बहुलवाद को एक साथ ला सकते हैं, किस प्रकार से आत्मनिर्णय की मांगों से निपट सकते हैं, क्या हो सकता है उनका सही तरीका। अब अपन चलते हैं इस 7वें अध्याय के समापन की ओर, और इसके समापन में लेंगे अपन एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर भी उन्हें कहा जाता है, उनके कुछ विचार राष्ट्रवाद के ऊपर। क्या कहते हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर? बच्चों, रविंद्रनाथ ठाकुर वो हस्ती हैं जो कि प्रथम एशियाई हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। पूरे विश्व के ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 अलग अलग राष्ट्रों का राष्ट्रगान बनी हैं। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन इन्हीं की रचना है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला इन्हीं की रचना है। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। अपनी रचनाओं से इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बहुत प्रेरित किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये एक अच्छे दार्शनिक हैं, ये एक अच्छे कवि हैं, ये एक अच्छे साहित्यकार हैं, ये एक अच्छे चित्रकार हैं। न जाने कितनी ही प्रतिभाओं के धनी थे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो क्या कहते हैं ये राष्ट्रवाद के बारे में? ये कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन के तो वो विरोधी थे। औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उसके वो निसंदेह विरोधी थे। वो ये मानते थे कि हमें स्वाधीनता मिलनी ही चाहिए, हमारे देश की शासन व्यवस्था निसंदेह भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। वो भारत के स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे। वे पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करते थे। विरोध किसका करते थे? पश्चिमी साम्राज्यवाद का, पश्चिमी सभ्यता का नहीं। पश्चिमी साम्राज्यवाद मतलब कि वो देश, यहाँ अपन ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ब्रिटेन हम पर शासन करता था, हमारी शासन व्यवस्था को एक तरह से उसने हड़प रखा था। तो ये साम्राज्यवाद की अधिक से अधिक अपना जो साम्राज्य है उसको प्रसारित करना, तो उसका वो विरोध करते थे कि ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा है, वो गलत है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता को वो खारिज नहीं करते थे कि हाँ ठीक है, पश्चिम के लोगों की एक ये नीति साम्राज्यवाद की ये गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी पश्चिमी सभ्यता ही गलत है। पूरी पश्चिमी सभ्यता को अपन गलत नहीं कह सकते और ना ही कहना चाहिए।
उनका ये मानना था कि अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होना गलत नहीं है। हम अपनी संस्कृति पर विश्वास करें, हम अपनी संस्कृति को मानें, हम उस पर अपनी आस्था रखें, हम उस पर अपना विश्वास रखें, हम उसका सम्मान करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी आड़ में हम बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से ना सीखें, ये गलत हो जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जो है वो हमारी संस्कृति है सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, औरों में तो कुछ है ही नहीं, बाकी सब तो यूं ही बेकार है। वहीं हमारा पतन शुरू हो जाता है। इस बात से आप अपने जीवन की एक सीख ले सकते हैं कि आप चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, आज आप कहीं भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और आपकी उम्र के बच्चे आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निसंदेह आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी अपने मन में ये भावना मत लेकर आ जाना कि आपने अब सब कुछ सीख लिया, इससे आगे और कुछ नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं, बाकी सब यूं ही है। ये बात यही कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि निसंदेह हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। हम कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत अच्छी बात है, इसमें हम आस्था रखें, इस पर हम विश्वास रखें, इस पर हम गर्व महसूस करें। लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए कि बस अच्छी तो केवल हमारी है, बाकी सब बेकार हैं। बाकी सभी सभ्यताओं में, बाकी सभी संस्कृतियों में कुछ ना कुछ अच्छाई है, और वो हम तभी सीख पाएंगे जब हम मुक्त भाव से स्वीकार कर पाएंगे, और हमें करना ही चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम मुक्त भाव से सीखना बंद कर देंगे, उस दिन हम अपने पतन को निमंत्रण दे देंगे। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। वो देशभक्ति की समालोचना करते थे अपने लेखन में, चाहे वो कविताएं लिख रहे हों, चाहे वो कहानी लिख रहे हों, देशभक्ति की समालोचना उनके लेखन का एक मुख्य विषय हुआ करती थी। देश के स्वाधीनता आंदोलन में मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवाद के वो कटु आलोचक थे। संकीर्ण राष्ट्रवाद, सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना अपन ने पढ़ी ली थी, अपने देश से प्रेम, एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारा आपस में प्रेम, ये राष्ट्रवाद। लेकिन संकीर्ण राष्ट्रवाद क्या कि केवल और केवल अपने ही देश से प्रेम, केवल और केवल अपने ही देश के नागरिकों से प्रेम, बाकियों से नफरत, कि बाकियों को तो बस मार काट दो, है ना, और अपने ही देश के नहीं। ये है संकीर्ण राष्ट्रवाद। अपने देश से प्रेम होना, अपने देश के नागरिकों से अपनापन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है मानव मात्र के प्रति प्रेम होना। केवल इस वजह से कि वो व्यक्ति आपके देश का नागरिक नहीं है, इस वजह से कि वो आपके राष्ट्र की सीमाओं के अंदर नहीं रहता है और वो आपकी सद्भावना का कहें कि अपन पात्र नहीं है, ये बात गलत है। तो मानव मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संकीर्ण राष्ट्रवाद कतई उचित नहीं है। भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम की खारिजी, ये देखिए यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा संदेह जाहिर किया अपना कि भारतीय परंपरा का हम इतना जब इसके प्रति निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं, और हम इसके कहीं की दूसरी तरफ पश्चिम की खारिजी कर रहे हैं कि पश्चिम सभ्यता बुरी है, पश्चिम के लोग बुरे हैं, इसलिए ब्रिटिश इसको देश से निकल जाना चाहिए। अगर हम ये सोच अपना लेंगे तो फिर बाद में जो हमारे ही देश में रहने वाले यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, उनके साथ भी हम वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे, जो कदापि उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के सभी समुदाय हैं, विदेशी प्रभावों वाले हैं। तो बाद में ये वाली जो सोच है ना, ये इनके खिलाफ आक्रामक हो जाएगी। तो एक तरह से ये एक उन्होंने अपना डर जाहिर किया कि हमें पश्चिमी सभ्यता को खारिज नहीं करना है। हाँ ठीक है, उनका हमारे ऊपर राज है, वो गलत है, वो हमें स्वाधीनता लेनी है, अपना स्वयं का शासन, स्व शासन प्राप्त करना है, स्वराज्य प्राप्त करना है, लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए कि उनकी सभ्यता ही खराब है। प्रत्येक विदेशी सभ्यता को हमें मुक्त भाव से स्वीकार करना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या कहते हैं वो, उनका एक कथन ले लेते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर का, कि वो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरों की कीमत पर शीशे नहीं खरीदूंगा। वो कहते हैं कि मैं जब तक मैं जीवित हूँ, देशभक्ति के मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। वो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद है ना, वो हमारी अंतिम आध्यात्मिक सफलता नहीं है, अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। राष्ट्रवाद प्राप्त करना नहीं है हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य, कि हम जो अपने राष्ट्र के लोग हैं उनसे भरपूर प्रेम करें, अपने राष्ट्र से भरपूर प्रेम करें। हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम मानव मात्र से भरपूर प्रेम करें,
करें, हम जीव मात्र से भरपूर प्रेम करें, हमारे मन में मानवता की, करुणा की, इंसानियत की इतनी भावना भर भर के हो कि हम मनुष्य मात्र के प्रति एक सद्भावना रख सकें, मनुष्य मात्र का हम सम्मान कर सकें, उसकी प्रतिष्ठा का, उसकी गरिमा का हम सम्मान कर सकें। तो ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर के कथन। इसी के साथ अपना पाठ, ये अपना अध्याय संख्या 7 जिसका नाम था राष्ट्रवाद, चल पड़ा है समापन की ओर। अब ले लेते हैं कुछ इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, जहां दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में इसके बारे में कि आज जहां दुनिया छोटी हो रही है, आज जहां यहाँ बैठे हम विदेश में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, उसके साथ हम आर्थिक लेन देन कर सकते हैं। तो जब भूमंडलीकरण का दौर जारी है, जब एक तरह से राष्ट्रों की सीमाएं केवल भौगोलिक सीमाएं ही रह गई, उस दौर में बहुत से समूहों द्वारा राष्ट्रीय पहचान की आकांक्षाएं हैं। राष्ट्रीय पहचान, इसको आप आत्मनिर्णय की मांग भी कह सकते हैं। तो आकांक्षाएं उठ रही हैं, उनका क्या कारण हो सकता है इस भूमंडलीकरण के दौर में, जहां एक तरह से अब एक राष्ट्र की सीमाएं तो रही नहीं, देश विदेश से सामान आ रहा है, देशों विदेशों में जा रहा है। आप चाहे ये देख लीजिए, संस्कृतियां भी एक दूसरे में जैसे घुल मिल सी गई हैं। आजकल वही पहनावा जो अमेरिका में लोग पहन रहे हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी भी पहनने लग गए हैं। वही खाना जो अमेरिका में लोग खाते हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग खाने लग गए हैं। तो संस्कृतियों का आपस में सम्मिलन हो रहा है, मतलब कि व्यापार आपस में एक दूसरे देश की सीमाओं के बाहर हो रहा है। जब इस भूमंडलीकरण के दौर में फिर क्यों ऐसे कुछ समूह हैं जो कि अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान चाह रहे हैं, क्यों ऐसे समूह हैं जो आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं, क्या कारण है इसका, और इससे निपटने का सही तरीका क्या है, इस बारे में आपको सोचना है, समझना है और इसका जवाब देना है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अभी अपन ने पढ़ा था, जो अपन ने पढ़ा था वो ये था कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए। संविधान वाले प्रावधान मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके साथ ही आपको ढूंढने हैं कि संविधान के अलावा भी ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो कि हमारी भारतीय सरकार ने बनाए हैं, और वो कानून और वो प्रावधान अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं। इनको ढूंढकर, इनको खोजकर आपको ये उत्तर तैयार करना है। और इसी के साथ अपना ये अध्याय 7 राष्ट्रवाद समाप्त होता है। धन्यवाद।